अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। पापा का फैसला सुनकर अनीसा की आंखों में आंसू आ गए थे। मेहमानों को विदा करके गौरव उसी वक्त घर में दाखिल हुआ था। वो बोला, पापा आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे किसी को भी अपनी अनु दे सकते हो। माना कि मिस्टर दत्ता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने सब कुछ खुद से खड़ा किया है, पर उनके बेटे का क्या? आपको पता है वो नकल के दम पर यहाँ तक पहुँचा है। ऊपर से जमा जमाया बिजनेस मिल गया। कल को उसके बाप को कुछ हो जाता है तो वो तो बिजनेस डुबो ही देगा। ये पुरानी बात है, तुम केरल गए हुए थे जब मिस्टर दत्ता को अटैक हुआ था। तब से तरुण ने ही सारा बिजनेस संभाला है। हमारे साथ भी एक दो डील्स की है, पापा बोले। जो भी हो, अगर इस रिश्ते के लिए अनु तैयार नहीं है तो मैं भी मना करता हूँ। मैं अनु के साथ हूँ, गौरव बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता है ना कि 6 साल पहले ये बाहर पढ़ने क्यों गई थी? उस धैर्य के कारण। मैंने आज जब उसे पार्टी में देखा और अनु को उससे बात करते देखा तो मेरा खून खौल गया। मैंने अनु के चेहरे की खुशी देखी थी। मैं नहीं चाहता था कि ये दोबारा उसके प्यार में पड़े, इसलिए मेरे दिमाग में उस वक्त जो आया वो मैंने किया। मैं नहीं चाहता कि ये 6 साल बाद फिर उसी के पास जाए और धोखा खाए। कहते हुए उसके पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। अनीसा को अपने पापा का ऐसा करने का मकसद अब समझ आया। वो पापा के पास जाकर उनके आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी पापा जी, गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। नहीं पता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। माना कि मैं धैर्य से हंसकर बात कर रही थी, पर जस्ट एक दोस्त के नाते। अब पुरानी बातें याद करके कब तक बैठे रहेंगे? हमें एक दूसरे का सामना तो करना सीखना ही होगा। यही सोचकर मैं उससे बात कर रही थी। पर ठीक है, आप जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, मुझे मंजूर है, कहकर उसने गौरव की तरफ देखा। जब इसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी ओके है, कहकर वो ऊपर चला गया। बेटा, अभी मैंने सिर्फ रिश्ते की बात की है। तुम दोनों पहले एक दूसरे को जान पहचान लो, जब तुम्हें ठीक लगेगा तभी शादी करेंगे, पापा ने उसका माथा चूमते हुए कहा। चलो पापा, रेस्ट कर लो, आप थक गए होंगे, कहकर वो पापा को उनके कमरे के बाहर छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी हो गई और रोने लगी। ये उसकी ज़िंदगी उसके साथ क्या कर रही है? अभी तो लगने लगा था कि वो मुझे चाहता है। अभी तो मैंने उससे बहुत कुछ पूछना था, पर छोड़ो, क्या पता उसका मुझे चाहना मेरा वहम हो, पहले की ही तरह। कहीं पापा का सोचना सही हो, मैं उससे पूछूं और वो मुझसे कहे कि तुम इतने सालों बाद भी वही बात दोबारा सुनने आ गई। वो धीरे धीरे बेड पर आकर बैठ गई। उसने सोच लिया था कि वो अब सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देगी, जो होगा देखा जाएगा। कमल मिस्टर सेठ को उनके घर छोड़कर जाने लगा तो मिस्टर सेठ बोले, कमल थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? मैंने बात करनी थी तुमसे। और काम के लिए टाइम हो ना हो, आपसे बात के लिए हमेशा टाइम है अंकल जी, चलिए। उनका केयर टेकर व्हील चेयर को लेकर अंदर आ गया। कमल उनके पीछे ही था। वो लिविंग रूम में आकर बैठ गए। बेटा, तुम धैर्य के दोस्त हो, तुम्हें उसके दिल की बात का पता होगा। कौन सी बात अंकल जी? वही कि वो अनीसा बत्रा को चाहता है। क्या, अनीसा बत्रा को? नहीं अंकल जी, ये कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। कमल ने स्कूल में धैर्य के माइक में बोले बोल आज भी याद थे, तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इसे अनीसा से प्यार हो सकता है। नहीं बेटा, आज इतने सालों बाद मैंने इसके चेहरे पर वो मुस्कान देखी जो उस लड़की के जाने से पहले हुआ करती थी। मैंने इससे पूछा कि क्या ये लड़की तुम्हें पसंद है, तो इसने मुस्कुराकर हाँ कहा था। मुझे लगता है वो बहुत दुखी होगा और हमेशा की तरह कहीं छुप कर बैठा होगा। बेटा, कल दिन में इसे उसे याद न करने देना। क्या? वो पहले तो हैरान हो गया था, फिर बोला, अंकल जी आप बेफिक्र रहें, मेरे होते वो उदास नहीं होगा, मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। रात को धैर्य घर आया तो आधी रात हो गई थी। वो हाथ मुंह धोकर सीधे पापा के कमरे में गया। उसने देखा कि पापा सो गए हैं। वो पास गया, उसने उनकी चादर ठीक की और उनका फ़ोन उठाकर साइड टेबल पर रखा। फिर धीरे से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही उसके पापा ने आंखें खोल ली और दर्द भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। धैर्य अपने कमरे में आकर लाइट बंद करके बेड पर लेट गया। उसने प्रोजेक्टर ऑन किया और अनीसा की फोटोज दीवार पर एक एक करके आने लगी। धैर्य की आंखों से पानी बहे जा रहा था। भगवान, मुझसे एक बार गलती हो गई कि मैंने अनीसा को कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता, पर एक मौका तो देते और दे देते ये कहने के लिए कि मैं उसे चाहने लगा हूँ।
एक बार उसे कह देता, फिर चाहे वो मुझे रिजेक्ट ही कर देती, पर अब तो तुमने उसे किसी और का ही कर दिया। अब वो मेरी हो ही नहीं सकती। वो अब किसी और की हो गई, पर उसकी यादें सिर्फ मेरी हैं, जिन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो अनीसा को देखे जा रहा था और रोए जा रहा था। उसे नींद नहीं आई, हमेशा की तरह वो रात भर जागता रहा। अगले दिन अनीसा तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गई। आज उसका पहला दिन था। वो उसी डॉक्टर की असिस्टेंट बनी जिसने इसे प्रेरणा दी थी। उसका नाम आरती था। आरती की अब शादी हो गई थी और वो प्रेग्नेंट थी। उसे वैसे भी असिस्टेंट की ज़रूरत थी। वो दोनों मिलकर काम करने लगी। दोपहर को तरुण उससे मिलने आ गया। अनीसा उसे देखकर हैरान रह गई। वो बोला, आप यहाँ? वो मैं अपनी कंपनीज के मेडिसिन्स को लेकर यहाँ एक मीटिंग में आया था। उन्होंने हमारी मेडिसिन्स को अप्रूव कर दिया है। यहाँ से गुजर रहा था तो आप मिल गई। लंच का टाइम हो गया है, चलिए कहीं लंच पर चलें। जी ठीक है, मैं ज़रा अंदर बता दूँ, कहकर वो आरती को बताकर उसके पास आ गई। वो मेन गेट पर आए तो उसका ड्राइवर कार ले आया था। उसने अनीसा के लिए पिछला दरवाज़ा खोला। अनीसा अंदर बैठ गई। वो दूसरी साइड पे जाकर उसके साथ बैठ गया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो अपनी जगह पर ही टिक कर बैठा रहा। सो इसे थोड़ा चैन मिला। गौरव अपने दोस्त की शादी में आया था। शादी खत्म होने पर वो बाहर आया तो उसे एक 5-6 साल की लड़की कार के सामने रोती हुई मिली। क्या हुआ बेटा? मेरी मम्मी खो गई, वो लड़की रोते हुए बोली। तुम्हारी मम्मी कहाँ खोई? गौरव ने फिर पूछा। पता नहीं, उसने भोलेपन से कहा। तुम लोग शादी में आए हो? नहीं। मम्मी का कोई फ़ोन नंबर पता है? गौरव ने पूछा तो लड़की ने अपने बैग में से अपनी मम्मी की फ़ोटो निकाल कर दिखा दी। गौरव फ़ोटो देखकर उसे देखता ही रह गया। ये वही लड़की थी जो उसे केरल में मिली थी। वही होटल वाली लड़की जिसे इतना ढूंढा था पर वो मिली नहीं थी। उस बात को 6 साल हो गए थे। उसने लड़की को ध्यान से देखा और बोला, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा नहीं हैं। मम्मी बोलती पापा दूर गए हैं, बच्ची ने मासूमियत से बताया। गौरव को और भी अजीब लगा। उसने लड़की को ध्यान से देखा। उसे वो बचपन की अनु जैसी लगी। उसने आसपास दुकानों में पता किया, फिर वो अंदर पैलेस में गया और वहाँ अनाउंस करवाया, अगर किसी की 5-6 साल की बच्ची खो गई हो तो वो स्टेज के पास आ जाए। वो काफ़ी देर वेट करते रहे पर कोई उस बच्ची को लेने नहीं आया। वो उसे पैलेस वालों के पास छोड़ रहा था पर वो बच्ची उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तब वो पैलेस वालों से बोला, इस बच्ची को मैं ले जा रहा हूँ, अगर इसकी माँ पूछने आए तो ये मेरा एड्रेस है, भेज देना। वो अपना एड्रेस देकर बच्ची को अपने साथ ले आया। उसे जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि कहीं ये बच्ची इसी की तो नहीं। इसकी माँ यानी वो लड़की शुरू से ही लापरवाह सी थी। उसने किसी की परवाह कभी की ही नहीं। आज इतनी सी बच्ची को यूं छोड़ दिया, अगर कोई और उठा ले जाता तो। बच्ची उसे देखे जा रही थी। मेरे पापा सच में हैंडसम है। मैं इन्हें अभी नहीं बताऊंगी कि मैं इनकी बेटी हूँ। मम्मी कह रही थी कि पापा की शादी हो गई होगी। पहले देखूंगी कि पापा ने किसी और से शादी तो नहीं की, फिर मैं इन्हें सच बताऊंगी। इधर होटल में तरुण अनीसा को शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खिलाने ले गया। वो लोग एक टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। वेटर आया तो तरुण ने अनीसा को खाना ऑर्डर करने के लिए कहा। अनीसा ने अपनी पसंद की 1-2 डिश मंगवाई, फिर मेन्यू उसे पकड़ा दिया। उसने भी ऑर्डर किया। फिर वो बोला, मैं इतनी देर से तुम्हें ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? देखो, मैं सच में हॉस्पिटल अपने काम से ही आया था। तुमसे मिलना एक इत्तेफाक है। तुम कहीं मुझे कोई स्कीमी किस्म का तो नहीं समझ रही हो जो स्कीम लड़ाकर तुम्हें यहाँ ले आया हो? अगर ऐसा सोच रही हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर आया हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनीसा को अपनी चोरी पकड़े जाने पर बहुत शर्म महसूस हुई। वो सच में यही सोच रही थी कि ये सब इसने पहले से ही प्लान किया होगा। उसने अपनी शर्म छुपाते हुए उससे हाथ मिलाया और बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। असल में मैं कभी किसी लड़के के साथ अकेली नहीं गई, इसलिए थोड़ी घबराहट है। उसने हाथ मिलाते ही कहा। शुरू शुरू में झिझक होती है, कोई बात नहीं, जब 1-2 बार मिल लोगी तो आदत हो जाएगी हमारी, उसने शरारती ढंग से कहा। सुनकर अमीषा को अजीब लगा कि ये कैसे पहली ही मुलाकात में इस तरह की बात कर सकता है, पर वो चुपचाप बैठी रही। फिर तरुण ही बोला, क्या बात, मेरी बात बुरी लगी? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था पहले? तुम अमेरिका में रही और किस तक भी नहीं की। मैंने तो सोचा तुम बहुत फॉरवर्ड होगी, पर तुम तो बिल्कुल उलट हो। जी, मैंने हमेशा स्टडी को सबसे आगे माना है। अमेरिका में भी मैंने फिजियोथेरेपी और MBA दोनों ही की है, तो मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं था। अनीसा थोड़ा चिढ़ी गई थी, पर वो अपना पहला इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी।
कोई बात नहीं, मैं इस मामले में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, सब सिखा दूंगा, उसने आंख मारते हुए अनीसा को कहा। अनीसा सोच रही थी कब खाना आए और कब वो खाना खाकर चले जाए। खाना आ गया था। अनीसा ने देखा कि जो उसने मंगवाया था उसके अलावा भी कई डिशेस थी और सब की सब उसकी पसंद की। उसने वेटर से कहा, हमने ये सब नहीं मंगवाया मैडम, ये लंच हमारे बॉस की तरफ से है, उन्होंने खुद सारा ऑर्डर किया है और कहा है आपने जो भी लेना हो बेझिझक लीजिएगा, बिल वो भरेंगे। वेटर बोला, तुम्हारे बॉस? फिर उसने तरुण की तरफ देखा, शायद उसका फ्रेंड हो। हाँ, मेरा ही दोस्त होगा, मेरे सभी दोस्त बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कहकर वो फटाफट खाने लगा। नहीं मैडम, वो आपकी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ये मैडम मेरी जानकार हैं। क्या नाम है मिस्टर बॉस का? मिस्टर धैर्य सेठ, वेटर ने बताया। धैर्य? ओह अच्छा ठीक है, कहकर वो चुपचाप खाना खाने लगी। धैर्य, तुम क्यों अच्छे बन रहे हो? मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ, मुझे कोई तो ऐसा रीज़न दे दो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूँ। लगता है तुम और धैर्य काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हो, उस दिन तुम्हारी पार्टी में भी तुमने ज़्यादा टाइम उसी के साथ बिताया था, तरुण बोला। हम लोग कभी क्लासमेट थे, क्लासमेट ही नहीं बेंचमेट भी थे, तो दोस्ती होना लाजमी है, अनीसा बोली। और प्यार भी, राइट? तरुण बोला। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं भी उसी स्कूल में था, तुमने एक क्लास आगे था जब तुमने उसे आई लव यू कहा था। खैर वो पास्ट था, वो बीत गया, आप भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ मैं ही हूँ। अनीसा और बोल नहीं पाई। इसे सब पता है, फिर भी ये शादी के लिए मान गया। अनीसा अपनी पसंदीदा खाना खा रही थी और धैर्य को याद कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धैर्य ऐसा क्यों कर रहा है। तरुण ने चोरी से अनीसा की तरफ देखा, उसने अनीसा के बदलते हाव भाव को देखा। वो समझ गया कि ये धैर्य के बारे में सोच रही है। वो मन ही मन बोला, सोच लो जितना सोचना है उसके बारे में, अब तुम मेरी हो, मैं उसके सामने भी तुमसे प्यार करूं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो मन ही मन मुस्कुराया। उसने फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन किया और बोला, काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, किसी को पता न चले, अगर नहीं कर सके तो शक्ल मत दिखाना। वो बात करके दोबारा आकर बैठ गया। जब ये आकर बैठे थे तभी इसने धैर्य की नज़र इन पर पड़ गई थी। वो किसी मीटिंग डिनर के लिए यहाँ आया था। वो जाने लगा तो इसने इन्हें देखा और वापस अपने ऑफिस में बैठ गया। फिर वेटर को अनीसा का पसंदीदा खाना ऑर्डर करके वहाँ से चला गया। वो कार में बैठते ही उसने अपनी आंखें साफ की। वो खुद को कल से समझा रहा था कि वो किसी और की हो गई है तो उसके बारे में सोचना छोड़ दिया और उसने तय किया था कि वो भुला देगा, और वो अचानक से सामने आ गई। किसी से प्यार हो जाना आसान होता है पर उस प्यार को भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। धैर्य सोच रहा था वो ऐसा क्या करे कि जिससे अनीसा उसे याद न आए, पर ये जितना उसे भुलाने की कोशिश करता था उतनी ही ज़्यादा वो याद आती थी और उतना ही ज़्यादा उसे खुद से नफरत होती थी कि उसने अनीसा से उस दिन ऐसा क्यों कहा। तभी उसे कमल का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कहाँ हो? मीटिंग के लिए सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं और तुम हो कि अभी तक आए ही नहीं। मैं आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वो अपने ही ख्यालों में खोया जा रहा था कि एक साइड रोड से तेज़ रफ्तार से आते ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसकी कार के परखच्चे उड़ गए थे। कार धू धू करके जल रही थी। इतनी आग थी कि कार नज़र ही नहीं आ रही थी। ट्रक वाला कब का निकल गया था। सड़क पर आने जाने वाले दूर से ही खड़े देख रहे थे। आग इतनी थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कार के पास आने की। अचानक अनीसा को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। उसने खाना बीच में ही छोड़ दिया और बोली, तरुण आप आराम से खाना खाइए, मैं चलती हूँ। मेरा हॉस्पिटल में आज पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। मैं ये लापरवाही नहीं करना चाहती, वरना लोग कहेंगे कि मैं अपने पापा के नाम का फ़ायदा उठा रही हूँ। कहकर वो खड़ी हो गई। पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना चाहती थी। तरुण भी उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे तुम भी कमाल करती हो, मैं कोई खाना खाने थोड़े ही आया था, मैं तो तुम्हारे साथ वक्त बिताने आया था। अब तुम जाना चाहती हो तो चलो। अनीसा उसके लिए रुकी नहीं, वो दरवाजे से बाहर आ गई। तरुण उसके पीछे भागता आया। अरे यार रुको तो सही, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, वो गुनगुनाते हुए बोला। अब अनीसा को कुछ एहसास हुआ तो वो उसके लिए रुकी। वो कार ले आया और वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। अनीसा की धड़कन बहुत तेज थी, उसे नहीं पता क्यों, पर उसे बहुत ही घबराहट, एक बेचैनी सी हो रही थी। ऐसी बेचैनी आखिरी बार उसे अपनी मम्मी की खबर मिलने पर हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी कस कर भींच ली, मानो जो छूट रहा है उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। वो अब भी खिड़की से बाहर देख रही थी कि कब पहुंचेंगे।
क्या मेरा साथ तुम्हें इतना बुरा लगा? तरुण ने उसके चेहरे को देखकर पूछा। देखिए तरुण, तुम इस तरह मत सोचो। असल में मैं शुरू से ही रूल्स रेगुलेशन की कद्र करती हूँ, इसलिए जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे काम के सिवा कुछ नहीं सूझता। सॉरी अगर आपको कुछ गलत फील हुआ हो, अनीसा ने कहा। ओके, इसका मतलब मैंने ही गलत समझ लिया। अच्छा फिक्र न करो, हम पहुँच गए। हॉस्पिटल आ गया था। वो कार से उतरकर थैंक यू कहकर जल्दी से हॉस्पिटल में भाग गई। वो पागलों की तरह अंदर भाग रही थी। उसे खुद को पता नहीं था कि वो इस तरह क्यों भाग रही है। यह हॉस्पिटल उनका है। थोड़ी लेट भी हो गई तो क्या, पर उसे लेट होने का डर ही नहीं था। वो इमरजेंसी वार्ड के पास से निकली तो उसकी चुन्नी कहीं फंस गई। वो आगे निकल गई, उसकी चुन्नी पीछे रह गई। वो चुन्नी लेने आई। चुन्नी स्ट्रेचर पर पड़ी खून से लथपथ किसी लाश के हाथ में अटक गई थी। उसने चुन्नी उस हाथ से निकाली और जाने लगी तो किसी ने दबी सी आवाज़ में उसे पुकारा। उसके मुंह से भी नाम निकला, धैर्य। उसने आसपास देखा, उसका दिल बुरी तरह हिल गया। उसे ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने स्ट्रेचर पर लेटे आदमी की तरफ देखा तो उसकी तो मानो जान ही निकल गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसने देखा कि उसका पेट काफ़ी कटा पड़ा और खून बहे जा रहा था। उसने बहुत संभाल कर अपनी चुन्नी उसकी पीठ उठाकर बचाकर उसके पेट को बांधा और स्ट्रेचर को धकेलते हुए अंदर ले जाती हुई स्टाफ को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगी, इन्हें अंदर लेकर चलो। वो इस हॉस्पिटल के मालिक की बेटी थी। उसके कहने पर डॉक्टर उसे अंदर ले जाने लगे। वो उनके साथ अंदर तक गई। वो धैर्य का मुंह साफ कर रही थी। वो सोच रही थी कि ये यहाँ इस हाल में कैसे। कुछ देर पहले तो ये होटल में मेरे लिए खाना ऑर्डर करके आया था। फिर डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वो बाहर खड़ी रह गई। उसके कपड़े खून से भर गए थे। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर उसे कमल का ध्यान आया। उसने उसी वक्त कमल को फ़ोन किया। कमल ने धैर्य का वेट करके मीटिंग शुरू कर ली थी। बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन चल रही थी। उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अनीसा का नाम देखा तो सोचा वैसे ही कर रही होगी, तो उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने फिर काट दिया। जब तीसरी बार फिर बजा तो उसने सबसे कहा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आता हूँ। उसने बाहर आकर फ़ोन उठाया। हेलो अनीसा, मैं कुछ देर बाद कॉल करूँ, एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ। पहले ही धैर्य ने दिमाग ख़राब कर रखा है, क्लाइंट्स को बुलाकर खुद आया नहीं। अच्छा मैं। कमल फ़ोन काटने ही वाला था कि अनीसा के रोने की आवाज़ सुनकर एकदम से रुक गया और बोला, अनीसा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो धैर्य, इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है, उसने रोते हुए कहा। क्या कह रही हो धैर्य, इमरजेंसी में? मैं अभी आता हूँ। कमल उसी वक्त मीटिंग रूम में आया और बोला, सॉरी दोस्तों, एक इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, हम मीटिंग फिर किसी दिन रखेंगे। कहकर वो उसी तरह लिफ्ट की तरफ भाग लिया। वो कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। वो इमरजेंसी वार्ड में आया तो वहां अनीसा की हालत देखकर घबरा गया। उसे लगा मानो अनीसा ने ही उसका कत्ल किया हो। वो उसके पास आया। अनीसा, कमल को देखकर अनीसा दौड़कर उसके पास गई। कमल, अपना धैर्य। वो धैर्य कहकर वो गिरने लगी तो कमल ने उसे पकड़ लिया और उसे भी एडमिट कराया। उसने गौरव को फ़ोन किया। गौरव उस लड़की को लेकर अभी अभी घर आया था। कमल का फ़ोन देखकर उसने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठते ही कमल बोला, भैया हॉस्पिटल आ जाइए, वो अनीसा बेहोश हो गई है, उसके कपड़े भी ले आइएगा। क्या क्या हुआ मेरी अनु को? गौरव बोला। उसे कुछ नहीं हुआ, धैर्य को कुछ हो गया है, उसके बारे में सोचकर ये परेशान हो गई, आप आ जाइए कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसने शीला आंटी को कहा कि बच्ची का ध्यान रखना, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ कहकर वो उसी वक्त निकल गया। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वह निशा का हाल देखकर घबरा गया। उसे होश आ गया था। गौरव को देखकर वो उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। भैया धैर्य ठीक तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं सोचते, ये ले कपड़े बदल ले। गौरव ने उसे कपड़े पकड़ाते हुए कहा। भैया ये देखिए मेरे धैर्य का कितना खून बह गया है, इन डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। वो तो उसने मुझे पुकारा तो मैंने उसे देख लिया, वो धैर्य था। खून से उसका चेहरा ढका पड़ा था, वो बच जाएगा ना भैया? भैया सच्ची बताओ, वो मम्मी की तरह हमें छोड़कर तो नहीं जाएगा? वो पागलों की तरह खुद ही बोली जा रही थी। नहीं अनु, से कुछ नहीं होगा, तू चिंता न कर, तू कपड़े बदल और मुंह धोकर आ, धैर्य तुझे ऐसे देखकर डर जाएगा। गौरव ने उसे कपड़े पकड़ाते हुए कहा। फिर नर्स को उसकी हेल्प करने को कहा। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? गौरव ने कमल से पूछा। मुझे भी कुछ नहीं पता, अभी आदमी भेजा है जांच करने को, कमल बोला। ऑपरेशन जोरों शोरों से चल रहा था। डॉक्टर और नर्सें सामान लेने अंदर बाहर आ जा रहे थे। सबके चेहरे उड़े पड़े थे। गौरव ने पूछा, डॉक्टर
डॉक्टर ने चलते चलते सिर हिलाकर कहा, बहुत मुश्किल है डॉक्टर, उसे बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं मर जाऊंगी, भैया इनसे कहो उसे बचा लें, ये सब कुछ कर सकते हैं। अनीसा जोर जोर से रोते हुए कभी डॉक्टर को तो कभी गौरव की मिन्नतें कर रही थी। हम तो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, अब सब उस ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं, डॉक्टर बोले। अनीसा वहीं भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई। वो आंखें बंद किए धैर्य की जिंदगी की भीख मांग रही थी। गौरव और कमल उसे देखते रहे पर बोले कुछ नहीं। उसके चिंता करने से तो इस तरह शांत बैठना ही बेहतर है। वो दोनों वार्ड के बाहर आ गए। उन्हें ऐसे खड़े 3 घंटे हो गए थे, अभी तक धैर्य अंदर ही था। करीबन 5 घंटे बाद धैर्य बाहर आया। दोनों भागकर उसके पास गए। गौरव ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अभी कुछ नहीं कह सकते, इन्हें काफ़ी चोटें आई हैं, जगह जगह टाँके लगाने पड़े हैं, सिर पर भी चोट आई है। अगर 72 घंटे बाद होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, डॉक्टर ने समझाया। डॉक्टर के जाने के बाद गौरव ने कमल को कहा, कमल इसके पापा को फ़ोन कर दो, उन्हें बताना ज़रूरी है। कमल उसके पापा को फ़ोन करने जाने लगा तो गौरव बोला, यहीं कर लो, मैं अनु को बता दूं, कहकर वो अनीसा के पास आ गया। अनीसा ऐसे ही आंखें बंद करके बैठी थी। गौरव ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, अनु धैर्य बाहर आ गया है। बेशक धैर्य ने अनीसा को गौरव के सामने मना किया था, पर गौरव जानता था कि अनीसा उसे बहुत प्यार करती है और अनीसा इसकी लाडली थी, इसलिए वो पापा से इसकी शादी तरुण से करने पर लड़ा भी था। आज इसे ऐसे देखकर उसका दिल टूट रहा था। अपनी लाडली की आंखों में आंसू देखकर वो बिखर रहा था। अनीसा ने आंखें खोली और जल्दी से उसके साथ चल दी। तब तक कमल ने मिस्टर सेठ को फ़ोन करके बता दिया था। उसने सारा सच नहीं बताया था, बस यही बताया था कि धैर्य की तबीयत खराब हो गई थी। अनीसा वार्ड में आई। उसने धैर्य को देखा और रोने लगी। गौरव ने उसे संभाला और बोला, अनु अब इसके पापा आने वाले हैं, चलो हम चलते हैं। भैया मुझे इसके होश आने तक यहीं बैठना है, अनीसा ने गौरव की तरफ देखे बिना कहा। देख अनु, पहले होता तो मैं मना नहीं करता, पर अब तू किसी और की है, उन्हें पता लगा तो वो क्या सोचेंगे, गौरव बोला। ये सुनकर अनीसा ने ऐसे सबकी तरफ देखा मानो बरसों से गई हुई यादाश्त वापस आई हो। कमल इसका ध्यान रखना, होश आ जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं मिलने आ जाऊंगी, अनीसा बोली। फिर गौरव के साथ घर आ गई। घर में बच्चे की चीखें सुनकर वो हैरान रह गई। उसने गौरव की तरफ देखा तो वो बोला, ओ मैं तो भूल ही गया था, ये बच्ची मुझे पैलेस के बाहर मिली थी, इसकी मम्मी नहीं मिली तो वहीं छोड़ रहा था, पर इसने मुझे छोड़ा ही नहीं, सो घर ले आया। गौरव को देखकर बच्ची उसके पास आ गई और उससे लिपट कर बोली, पापा। अनीसा गौरव दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। मैं तेरा पापा नहीं हूँ बेटा। आंटी देखा, ये मुझे बेटा भी कहते हैं और कहते हैं मेरे पापा नहीं है, मैं तो पापा ही बोलूँगी, वो बच्ची बोली। अनीसा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? निशु। अच्छा निशु, पापा वो होते हैं जिसने मम्मी से शादी की हो, इस तरह जिसने आपकी मम्मी से शादी की है वो आपके पापा हैं। इनकी तो शादी भी नहीं हुई है, अनीसा बोली। लेकिन मेरी मम्मी की शादी ही नहीं हुई है तो पापा कहाँ से आएंगे? ये मुझे अच्छे लगे, अब मैं मम्मी से कहूँगी इनसे शादी कर ले, मैं किसी और को पापा नहीं बनाऊंगी, निशु बोली। अनीसा गौरव को देखकर हंस पड़ी। वो कंधे उचकाकर बोली, भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आप देखिए मैं नहा धोकर कपड़े बदल कर आती हूँ। गौरव कहीं भी जाता निशु उसके पीछे जाकर बैठ जाती। उसने उसे घूर कर देखा तो वो भी उसे घूरने लगी। तभी उसके पापा भी काम से बाहर आए तो उसने देखा कि सोफे पर गौरव के साथ एक बच्ची बैठी है जो कुछ बचपन के गौरव जैसी लगी। वो उनके पास आए तो गौरव बोला, पापा आप आ गए, आप मेरे पापा के पापा हैं तो मेरे क्या हुए? निशु ने उनसे पूछा। उन्होंने गौरव की तरफ देखा। गौरव ने कंधे उचका दिए। बेटा पापा का पापा दादा होता है। ओ आप मेरे दादाजी हो, नमस्ते दादाजी, कहकर वो उनके गले लग गई। पापा को भी वो अच्छी लगी। वो उसके साथ खेलने लगे। पापा धैर्य का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था, कार तो बिल्कुल चूर चूर हो गई, पर भगवान का शुक्र है धैर्य बच गया है, गौरव बोला। अनु को मत बताना, पापा बोले। सबसे पहले अनीसा को ही पता चला था, उसका तो रो रो कर बुरा हाल था, बड़ी मुश्किल से संभाला है उसे। धैर्य को मरा हुआ समझकर बाहर स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया था। वो तो अनीसा ने देख लिया, उसने शोर करके उसको ट्रीट करवाया है, गौरव ने बताया। निशु बैठकर उन दोनों को देख रही थी। क्या अब कहाँ है वो नहाने गई है पापा। अनु बता रही है कि तरुण आज हॉस्पिटल आया था अपनी मेडिसिन स्पॉन्सर करने, फिर वो अनु को अपने साथ लंच पर ले गया था। वो कह रही थी कि उसे वो अजीब लगा,
कह रही थी कि वो इससे पुराने रिलेशंस के बारे में पूछ रहा था और वो घटिया बंदा यहाँ तक पूछ रहा था कि कितनों से रिलेशन कहाँ तक पहुँचे थे। गौरव ने गुस्से से कहा, बेटा उसे कुछ वक्त दो, किसी को एक बार में नहीं समझा जा सकता है, फिर उसके दिल में कोई और है। ऐसे में हम अक्सर उसे पहले वाले से कंपेयर करने लगते हैं। अब दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए हम दूसरों में ही कमी निकालने लगते हैं। हमें इन्हें कुछ समय देना चाहिए, पापा बोले। हाँ, हमें समय देना चाहिए दादू, आप उन्हें घड़ी ले दो, निशु बोली। वो दोनों भी हंस दिए। अनीसा भी नहाकर बाथरूम से निकली। उसने कमल को फ़ोन किया। कमल ने 2 बेल के बाद बंद कर दिया। उसे चिंता होने लगी कि कहीं धैर्य को कुछ हो ना गया हो। वो सोच में पड़ गई और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। कमल का फ़ोन था। उसने झट से उठा लिया। हेलो कमल, धैर्य कैसा है, ठीक तो है? हाँ, धैर्य वैसा ही है जैसा तुम छोड़ गई थी। उसे अभी होश नहीं आया है, अंदर उसके पापा आए बैठे हैं, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। अब बाहर आकर कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, जैसे ही होश आएगा मैं फ़ोन कर दूंगा, कहकर कमल ने फ़ोन बंद कर दिया। अनीसा बैठी फ़ोन को देखती रही। फिर वो नीचे आई। नीचे पापा और भैया उस बच्ची के साथ खेल रहे थे। वो भी वहाँ आ गए। उसके पापा और गौरव उसे देखकर चुप होकर उसे देखने लगे। उसे पता था कि अगर वो दुखी होगी तो ये दोनों भी खुश नहीं रह सकते, इसलिए उनकी खातिर वो भी हंसते हुए बोली, पापा अगर भैया की शादी सही समय पर हो जाती तो आज सच में भैया की इतनी बड़ी बेटी होती। हाँ, और फिर ये हमारी असली पोती होती, पापा बोले। दादू, ये पापा की बहन को मैं क्या बोलूँ, निशु बोली। बुआ कहते हैं बेटा। बुआ, यहाँ मेरे पास आओ, आप बहुत सुंदर हैं, मेरी मम्मी की तरह, मुझे अपनी फ्रेंड बना लो, निशु ने अनीसा का हाथ पकड़ कर कहा। ओके, अब हम दोनों फ्रेंड्स, कहकर अनीसा ने उससे हाथ मिलाया। ऐसे नहीं, ऐसे, पहले पिंकी से पिंकी जोड़ो, फिर थम से थम, और ऐसे घुमाकर ऐसे। हाँ देखो, ये हमारा सीक्रेट हैंडशेक है, हम किसी और को नहीं बताएंगे, निशु बोली। हाँ, अब हो गई, कहकर अनीसा हंस पड़ी। पापा और गौरव भी उसे देखकर खुश हो गए। भैया, आप इसे ले तो आए हो, इसके लिए कपड़े भी लाते, अब ये नहाकर क्या पहनेगी, अनीसा ने गौरव से पूछा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं शीला आंटी से कहता हूँ, कहकर उसने शीला को आवाज़ लगाई। क्या काम है बेटा? आंटी जी, इस बच्ची के नाप के कपड़े लेकर आने हैं, 2-4 ले आना, अनीसा बोली। शीला उसी वक्त ड्राइवर के साथ चली गई। वो तीनों लिविंग रूम में निशु के साथ खेल रहे थे। आंटी कपड़े ले आई थी। अनीसा उसे अपने कमरे में ले आई। उसने उसे नहा धुलाकर कपड़े बदले। फिर वो नीचे डिनर करने आ गए। गौरव बच्चों को संभालना नहीं जानता था, इसलिए अनीसा ही उसे खिला रही थी। तभी डोरबेल बजी। तीनों हैरान हो गए। शीला आंटी ने देखा और आकर इन्हें बताया, सर, इस बच्ची की मम्मी आई हैं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वो खाना बीच में ही छोड़कर लिविंग रूम में आ गए। उन्होंने देखा कि एक पतली सी सुंदर सी लड़की आई थी। उसे देखकर निशु उसके गले लगकर बोली, मम्मी, मुझे पता था आप आ जाओगे, ये देखो मैंने पापा को ढूंढ लिया, यहाँ दादू भी हैं और ये प्यारी सी मेरी बुआ भी हैं, हम फ्रेंड्स भी बन गए हैं, उसने सबके बारे में बताते हुए कहा। जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे, इसके पापा हैं नहीं तो ये किसी को भी पापा मानकर उसके पीछे चली जाती है। आप लोगों को तकलीफ़ हुई होगी, आप सबका थैंक यू इसका ध्यान रखने के लिए, अब हम चलते हैं, वो बोली। 1 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। फिर पापा से बोला, पापा मैं इससे बात करके आता हूँ। लेकिन मैंने आपको थैंक यू तो कह दिया, आप क्या बात करनी है, वो बोली। तुम्हें पता चल जाएगा। उसके कहने पर वो भी चल दी। वो उसे स्टडी में ले गया। पापा अनीसा अनजान से बने एक दूसरे को देख रहे थे। वो सोच रहे थे, ये कौन है, गौरव उसे कैसे जानता है, क्या ये सच में गौरव की बेटी तो नहीं। स्टडी में आते ही गौरव ने उससे पूछा, तुम मुझे पहचानती हो? नहीं, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। इस बच्ची का पिता कौन है? मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये कैसे हो सकता है, तुम्हें इसके पिता का कैसे नहीं पता? उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, करीब 20 साल की। मैं दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी, किसी ने मुझे कुछ पिला दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। सुबह जब आँख खुली तो मैं किसी के साथ सो रही थी। मैं उसी समय वहाँ से चली आई। मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। जब तक पता चला देर हो गई थी, सो इसे पैदा किया और अब इसी के लिए जी रही हूँ। फैमिली ने भी घर से निकाल दिया था, तो जब मैं काम पर गई हुई थी तो पड़ोस की आंटी के पास छोड़कर आई थी। ये वहाँ से भाग आई, उसने रोते हुए बताया। उसे याद था कि उस रात उसके साथ गौरव ही था, पर ये इसे बताना नहीं चाहती थी कि इसे पता है कि निशु का पिता गौरव है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गौरव और उसकी फैमिली ये समझे कि उसने ये सब उनके पैसों के कारण किया है।
वो बचपन से ही खुददार थी, वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहती थी। गौरव उसकी तरफ देखे जा रहा था, मानो वो उसकी बात की सच्चाई की जांच कर रहा हो। वो बोला, मैं जब वहाँ था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने सुबह देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सो मैंने सीसीटीवी चेक किया तो पता लगा कि वो तुम थी। उस दिन निशु ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी। मैं यही सोच रहा था कि शायद वो मेरी बेटी हो। क्या उस रात आप मेरे साथ थे? तो फिर निशु आपकी ही बेटी है। अंजलि ने एक्टिंग की, मानो उसे अभी पता चला हो कि उस रात यही था। गौरव ने भी उसके ओवर रिएक्शन को देख लिया था। उसने सोचा कि कहीं ये भी और लड़कियों की तरह मेरे पैसों के पीछे तो नहीं। वो बोला, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। क्या? मैं किसी और भी आदमी को नहीं जानती, किसी से रिलेशन में नहीं रही हूँ सिवाय उस रात के। वो भी मेरी गलती नहीं थी। अंजलि ने अपनी सफाई दी। कुछ भी हो, फिर भी डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, इससे ये साफ हो जाएगा कि वो मेरी बेटी ही है। गौरव बोला, आप मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हैं। वो आपके बिना अब तक जी रही थी, अब भी जी लेगी। कहकर वो दंदनाती हुई नीचे आ गई। गौरव भागता हुआ उसके पीछे आया। नीसू बेटा, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें ऐसे लोगों के पास नहीं छोड़ सकती जिन्हें तुम्हारे उनकी अपने होने पर शक हो। अब अगर उसे ये भरोसा ही नहीं है तो हम क्या करें? ये हमारे कुछ नहीं लगते हैं, चलो यहाँ से। अंजलि गुस्से से निशु को खींचती हुई बोली, रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। मैंने कोई गलत कहा है क्या? इसे अपनी बेटी मानने का मतलब है इस दौलत का हिस्सा जो इसके ज़रिए तुम लेना चाहती हो। मैं ऐसे कैसे ये बिना जाने दे दूं कि ये मेरी बेटी है भी या नहीं? कल को कोई और आकर खड़ा हो जाए कि ये उसकी बेटी है तो फिर? गौरव अपनी बात पर दलीलें देने लगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको आपकी दौलत मुबारक। अपनी बेटी जितना मैं खुद कमा लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो बेटा, उसने निशु को कहा। ये सब देख सुनकर निशु को भी कुछ समझ आ गया था, तो उसने उनके दिए खिलौने वहीं रखे और मम्मी के साथ चल दी। अच्छा, पहले तो लड़की को जानबूझकर भेज दिया, अब ड्रामा कर रही है। अगर उस दिन तुमने चैनल के लिए मेरे साथ वो सब न किया होता तो शायद मैं भी ऐसा समझकर इसे अपना लेता। पर मुझे पता है तुम सब एक्टिंग कर रही हो, फिर भी मैं एक बार टेस्ट जरूर करवा कर देखूंगा। मुझे मम्मा ने नहीं भेजा था, मैंने एक ऐप में फ़ोटो डालकर चेक किया था कि मैं बड़ी होकर कैसी लगूंगी, तो मेरी शक्ल आप जैसी आई। उस दिन आपको देखकर मुझे लगा कि आप ही मेरे पापा हैं। मम्मा को कुछ मत कहिए, मेरी मम्मा का मेरे सिवा कोई नहीं है। आप मेरे सामने मेरी मम्मी को ऐसे नहीं बोल सकते। मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत सी बातें सुनने पड़ी। वो उसका हाथ पकड़कर जाने के लिए मुड़ी। नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें टेस्ट होने तक रुकना होगा। या तुम्हें डर है कि टेस्ट रिपोर्ट में अगर ये मेरी बेटी न निकली तो तुम्हारा झूठ सामने आ जाएगा, इसलिए अब तुम भागना चाहती हो? गौरव ने नफरत से कहा। मुझे किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, तुम टेस्ट करवा भी लो, लेकिन रिपोर्ट में अगर ये तुम्हारी बेटी निकलती भी है तो भी हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, अंजलि बोली। आखिर बात क्या है, कोई मुझे भी बताओ। कब से आपस में लड़ रहे हो? पापा ने उन्हें टोका। पापा, मुझे शक है कि ये मेरी बेटी है और मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये कहती है कि अगर अपनाना है तो बिना टेस्ट के अपनाओ, गौरव बोला। अंकल जी, ये मेरे डिग्निटी का सवाल है, मेरी बेटी का सवाल है। मैं जीवन में गलती से सिर्फ एक ही आदमी, वो कहते हुए शर्मा गई। फिर बोली, अब अगर ये टेस्ट कराने को कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई बदचलन हूँ। मेरी बेटी पर भी आरोप लगता है। मुझे सच में आज बहुत गलत फील हो रहा है। ये यहाँ तक कह रहे हैं कि मैंने अपनी बच्ची को इनकी दौलत के लिए जानबूझकर भेजा है, जबकि मुझे अपनी बच्ची की कसम, मुझे पता भी नहीं था कि निशु यहाँ आ गई है। मैं जाना चाहती हूँ, आप लोग टेस्ट के लिए सैंपल ले लो, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं काम के सिलसिले में यहाँ आई थी, कल ही मुझे वापस जाना है, अंजलि ने रोते हुए कहा। पापा बोलने वाले थे कि उसी वक्त अनीसा का फ़ोन बजा। कमल का फ़ोन था। वो घबरा गई और उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ बोलो। क्या? वो एकदम से चीख पड़ी। वो उसी वक्त बाहर की तरफ भाग ली। पापा ने उसे वहाँ पकड़ कर रोका। ऐसे कहाँ जा रही हो, क्या हुआ? पापा, धैर्य। कमल का फ़ोन था। वो कह रहा था कि धैर्य की धड़कन रुकने लगी है। वो अनीसा अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। वो किसी तरह धैर्य के पास पहुंचना चाहती थी। पुत्र, मैं चलता हूँ तेरे साथ, तू घबराना, कुछ न होगा धैर्य को, रब सब भली करेंगे। पापा ने उसे हौसला दिया। गौरव भी उनके पास आ गया। पापा, आप इससे बात कीजिए, अनु के साथ मैं जाता हूँ, इसे जाने न दीजिएगा, इसका एड्रेस जरूर ले लीजिएगा। कहकर उसने अंजलि और निशु की तरफ देखा और वो अनीसा के साथ चला गया। मिस्टर बत्रा आकर सोफे पर बैठ गए।
बैठ के आ गए, एक तरह से गिर गए। वो जानते थे कि अनीसा धैर्य से बहुत प्यार करती है। उन्हें डर था कि कहीं धैर्य को कुछ हो न जाए तो अनीसा तो जी नहीं पाएगी। ये अनीसा की हालत सोचकर घबरा गए, मानो उनके शरीर से जान निकल गई हो। क्या हुआ अंकल जी? अंजलि ने उनके पास आकर पूछा। उसने पानी के लिए आवाज़ लगाई। कोई है, ज़रा पानी ला दो। उसने उनके हाथ पकड़ कर मले। निशु भागकर किचन में गई और शीला से बोली, आंटी दादाजी को पानी पीना है। शीला उसी वक्त पानी लेकर आई। उसने देखा कि मिस्टर बत्रा सोफे पर निढाल से हुए बैठे हैं और वो लड़की उनके पैरों से जुराबे निकाल रही है। लाइए जल्दी पानी दीजिए। उसने सैनिटाइजर से हाथ साफ किया और उन्हें पानी पिलाया। फिर आंटी की मदद से उनका कोट उतारा, तब जाकर उन्हें आराम आया। आंटी, इन्हें शुगर है? उसने शीला से पूछा। हाँ बेटा, शीला बोली। आंटी, ऑरेंज जूस है, वो इन्हें ला कर दो, इनका शुगर लेवल डाउन हो गया लगता है, कहकर उसने निशु से कहा। बेटा, तुम्हारे बैग में कैंडीज है, एक देना। निशु ने एक टॉफ़ी निकालकर खोलकर दादा को दी। तब उन्हें कुछ राहत मिली। शीला जूस भी ले आई। वो पीकर वो बिल्कुल ठीक फील करने लगे। पुत्र, तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा शुगर लेवल लो हो गया है? उन्होंने अंजलि से पूछा। शीला आंटी भी आदर भरी नज़रों से अंजलि को देख रही थी। वो अंकल, निशु को भी यही प्रॉब्लम है। जब पहली बार हुआ तो मैं घबरा गई, इसे डॉक्टर के पास ले गई तो उन्होंने समझाया कि क्या दिक्कत है। तब से मैं इसके बैग में कैंडीज रखती हूँ। ये दिन में 2 कैंडी खाती है, जो शुगर लो होने ही नहीं देता, अंजलि ने बताया। ओह, इतनी सी बच्ची को कैसे हो गई ये नामुराद बीमारी? डॉक्टर कह रहे थे कि ये ब्लड में ही होती है। हाँ, गौरव को भी ये दिक्कत है, पर रेगुलर ट्रीटमेंट से अब वो ठीक हो गया है। अंकल, वैसे मुझे हक तो नहीं है, पर क्या हुआ? कोई ज़्यादा बीमार है क्या? अंजलि ने पूछा। क्या बताऊं पुत्र, वो अनु, गौरव की बहन, आज से 6-7 साल पहले एक लड़के को प्यार करती थी। उसने सारे स्कूल के सामने उसे जवाब दे दिया था। वो बहुत टूट गई थी, तो पहले हमने इसका स्कूल बदला, फिर इसे विदेश भेज दिया। पिछले महीने ये 6 साल बाद वापस आई। अब इसे वो याद न रहे, इसलिए मैंने इसकी सगाई कर दी। पर किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर है, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और वो इसी के हॉस्पिटल में आ गया। उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब इसे फ़ोन आया होगा, इसलिए अब फिर भागी गई है। मुझे चिंता हो रही है कि अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो अनु तो जीते जी मर जाएगी, कहकर वो रो पड़े। अंकल जी, आप रोइए मत, भगवान सब ठीक करेंगे। अंकल जी, अब आप ठीक हो, हम चलें फिर? अंजलि ने पूछा। बेटा सॉरी, मैं अनु के चक्कर में तुम्हारे बारे में भूल ही गया। तुम अभी नहीं जा सकती हो, पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर कुछ सोचते हैं, मिस्टर बत्रा बोले। अंकल जी, अब कहने सुनने को क्या रह गया है? जब उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मैं और मेरी बेटी यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे किसी दौलत की ज़रूरत नहीं है, अंजलि बोली। नहीं पुत्र, तुम तो अपनी लाइफ काट लोगी, पर निशु का क्या? वो तो अभी से अपने पापा के लिए तड़फ रही है। क्या वो सारी उम्र बिना बाप के रह पाएगी? तुम दोनों के किए की सज़ा उसे क्यों मिले? ठीक है अंकल जी, ये लीजिए इसका बर्थ सर्टिफिकेट, ये इसके मेडिकल रिपोर्ट्स, ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये उस होटल का एड्रेस जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ। आप फ़ोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे, कहकर वो निशु को लेकर जाने लगी। पुत्र, आज रात यहाँ रुक जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह उससे बात करके चली जाना, मैं भी उसे समझाऊंगा, पापा बोले। अंकल, ये अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ? आप निश्चिंत रहिए, मैं आ जाऊंगी, कहकर वो चली गई। इधर हॉस्पिटल में गौरव और अनीसा हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्हें धैर्य का कमरा खाली मिला। उसने नर्स से पूछा। वो बोली, उनकी तो डेथ हो गई है, वो लोग बहुत पहले लाश ले गए हैं। सुनकर अनीसा को तो चक्कर आ गए। अगर गौरव उसे पकड़ता ना तो वो नीचे गिर जाती। वो गौरव की बाहों में बहुत रोई, वो रोए जा रही थी। अनीसा को रोते देख गौरव की भी आंखें नम हो गई। उसे भी धैर्य पसंद था। उसे धैर्य को देखकर लगता था कि अब धैर्य भी अनीसा को चाहने लगा है और वो पापा के खिलाफ जाकर इनकी शादी करा देगा। पर यह सब क्या हो गया? ये किसका काम हो सकता है? किसने मारा है इसे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उसने मेरी अनु की ज़िंदगी तबाह की है, मैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। धैर्य का शव हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रख दिया गया था, क्योंकि रात हो गई थी और संस्कार सुबह होने थे। वो गौरव के साथ वहाँ गई। उसने देखा धैर्य एक स्ट्रेचर पर पड़ा है और उसके पापा उसके पास ही खड़े हैं। वो उनसे लिपट कर रो पड़े। वो भी रो पड़े। उन्हें याद आया कि यही वो लड़की थी जिसे धैर्य चाहता था, जिसके लिए वो अब तक कुंवारा रहा। उन्हें धैर्य के चेहरे की वो चमक अब भी याद थी जब उन्होंने उससे पूछा था कि क्या तुम अनीसा को पसंद करते हो। उस वक्त उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया था। उनकी आंखों के आगे उसका वही चेहरा आ गया। वो बोले,
धैर्य चला गया, छोड़ गया हमें। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊँगा, किसके सहारे जीऊँगा। कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, तुझे ज़रूरत ही थी तो मुझे ले जाते, इसे क्यों ले गए? अब मैं क्या करूँगा? कमल ने आकर उन्हें चुप कराया। अनीसा उससे मिलकर भी रोई। कमल ने उन दोनों को बताया। कल इसे हल्का सा होश आया, फिर इसकी जान निकल गई। अब रात हो गई है, संस्कार तो कल होंगे। फिर वो गौरव से बोला, भैया इसे ले जाओ। उसे भी मरते हुए बस इसकी चिंता थी। वो कह रहा था कि इसे बताना मत, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता था। उसने ये भी कहा कि उसका रिश्ता तय हो गया है। तरुण को अच्छा नहीं लगेगा अगर ये यहाँ आकर रोएगी। हो सकता है वो रिश्ता तक तोड़ दे। इसलिए प्लीज़ भैया इसे कल भी मत लाना। बस जो भी था सब इसके साथ ही खत्म हो गया, कहकर कमल जोर जोर से रो पड़ा। अनीसा और रो पड़ी। वो बोली, भैया आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। धैर्य अकेला है, अंकल अकेले हैं, मैं यहीं इनके पास रहूंगी। देख अनु, ये ठीक कह रहे हैं, हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए। स्कूल की बात सबको पता है। अब तू यहाँ बैठेगी तो लोग बातें बनाएंगे। तुम वापस घर चलो। अगर कहोगी तो सुबह संस्कार के वक्त मैं खुद तुम्हें ले आऊँगा, गौरव ने उसे समझाते हुए कहा। भैया हमें लोगों से क्या लेना, मैं किसी से नहीं डरती। रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, मुझे शादी करनी ही नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहकर वो धैर्य के पापा के पास ही खड़ी हो गई। उनके दूसरी तरफ कमल के पापा खड़े थे। वो अनीसा से बोले, बेटा पागलपन नहीं करते बच्चा, इनके पास हम हैं, रात बहुत हो गई है, जाओ घर जाओ। अंकल अब धैर्य का घर ही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। इसके पापा मेरे पापा हैं। फिर धैर्य को देखते हुए बोली, धैर्य मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमने बताया नहीं, पर मैंने तुम्हारा प्यार महसूस किया है। वो झूठ नहीं हो सकता। मरते वक्त भी तुम्हें मेरी फिक्र थी, तुमने बारे में मेरे सोचा। मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरे लिए ये तुम्हारे मुझे आई लव यू कहने के बराबर है। मैं आज से अभी से तुम्हें अपना पति मानती हूँ। तुम अंकल की चिंता न करना, मैं मरते दम तक अंकल के साथ रहूँगी, कहकर उसने अपना सिर झुकाया और धैर्य के हाथ अपने मांग पर फेरा, मानो वो उसकी मांग भर रहा हो। फिर वो गौरव से बोली, भैया अब मैं इसकी पत्नी हूँ, अब मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? सभी पागलों की तरह सुन्न खड़े उसे देख रहे थे, मानो अनीसा ने उन्हें उंगली दिखाकर स्टैच्यू कह दिया हो और वो सभी स्टैच्यू बने खड़े उसे देख रहे हो। गौरव ने सोचा कि अभी इसे कुछ भी कहना समझाना बेकार है, कुछ दिन गुजरेंगे तो समझ जाएगी। सबने बहुत जोर लगाया पर वो नहीं मानी। वो कमल और गौरव वहीं हॉस्पिटल में रुके। उन्होंने धैर्य के पापा और कमल के पापा को घर भेज दिया। गौरव ने साइड में आकर पापा को फ़ोन किया। पापा सो गए थे। उन्होंने अंधेरे में ही हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और बोले, हेलो गौरव, तुम लोग आए क्यों नहीं अब तक? पापा वो धैर्य की मौत हो गई, उसे आज हॉस्पिटल में ही रखा है, सुबह संस्कार है। अनु जिद करके रुक गई है, इसलिए मैं भी यहीं रुकता हूँ, गौरव दर्द में बोला। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। ठीक है, अनु का ध्यान रखना, मैं कल आ जाऊँगा। फ़ोन रख कर वो भी सोच में पड़ गए। अनीसा का क्या होगा? अगले दिन धैर्य की लाश घर लेकर आए और वहां से संस्कार के लिए ले गए। सभी रो रहे थे। धैर्य के पापा का बुरा हाल था। कमल के पापा उन्हें संभाल रहे थे। अनीसा के पापा भी वहां आए। संस्कार के बाद लोग एक एक करके वापस जा रहे थे। अनीसा के पापा ने भी विदा लिया और गौरव से अनु को लेकर चलने को कहा, पर वो बोली, पापा मैंने धैर्य से शादी की है, मैं यहीं अपने ससुराल में रहूंगी अपने पापा के साथ। देख पुत्र, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे कोई शादी नहीं होती बेटू, और लोग क्या कहेंगे, उसके पापा ने समझाया। बचपन से आज तक लोगों के मुताबिक ही चली हूँ, फिर भी हर कदम पर यह डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। अब मुझे कोई परवाह नहीं है पापा, लोगों को जो कहना है कहें, मैं यहीं रहूंगी। अनीसा गुस्से से रोती हुई बोली। अनु, पापा भी गुस्से से कुछ कहने लगे तो गौरव ने उनकी बांह पकड़कर धीरे से कहा, पापा इन सब बातों के लिए ये मौका ठीक नहीं है, फिलहाल उसे रहने दो, कुछ दिन गुजरने दो, फिर संभल जाएगी। पापा उसकी बात मानकर उसे वहां छोड़कर चले गए। अनीसा चुपचाप उसके फोटो के पास बैठी थी। वो तो अपनी ही धुन में खोई हुई थी। उसे धैर्य के साथ लंदन में बिताया एक दिन याद आया। वो मन ही मन में सोच रही थी, अगर उसे मुझसे प्यार था तभी इतनी दूर मिलने आया था। उसे धैर्य का गले लगाना और उसका चूमना याद आया। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं था तो वो मुझे नहीं चूमता। वो ऐसे ही उसके बारे में सोचती रही। अक्सर इंसान अपने दिल और दिमाग में अपनी मर्जी मुताबिक हर बात को सही या गलत तय कर लेता है और उसी पर अपनी सोच बना लेता है। जैसे पहले इसने सोचा था कि वो इसे नहीं चाहता, तो 5 साल पहले उसको धैर्य का लंदन आकर मिलना इत्तेफाक लगता था।
उसने कभी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और आज उसे लग रहा था कि वो उसे प्यार करता था, इसलिए आया था। तो आज वो ये मान गई थी कि यही सच है। वो अपनी ही सोच में डूबी थी, उसे नहीं पता कि कौन आया कौन गया। दिशा जो अपने चाचा के साथ आई थी, धैर्य के पापा के पास आकर बहुत रोई। वो रोते हुए बोली, अंकल आपने इस लड़की को क्यों आने दिया? इसके पापा ने पहले मेरी फैमिली को ख़त्म किया। आप भी तो कितने साल चलने से लाचार रहे। जब ये चली गई थी सब ठीक हो गया था। अब ये फिर आई और आते ही हमारे धैर्य को मार डाला। अंकल आपने पता कराया कि एक्सीडेंट किसने करवाया? ये पक्का इन्हीं की चाल होगी। इन्होंने एक्सीडेंट कराना एक आसान खेल समझ रखा है, किसी को पता नहीं चलेगा। मिस्टर सेठ चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, कमल धैर्य को शोर पसंद नहीं था, जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। धैर्य को तकलीफ हो रही होगी। उन्हें पता था कि धैर्य को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस पर वो अनीसा पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी जो धैर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो खुद उसे जाने को कह नहीं सकते थे, इसलिए कमल से कहा। दिशा तो सोच कर आई थी कि वो अंकल के साथ रह लेगी और बाद में इस सारी जायदाद की हकदार बन जाएगी, पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। उसकी जगह उस अनीसा ने ले ली है। जहां वो बैठना चाहती थी वहां अनीसा बैठ गई है। उसने चाचा को इशारा किया, वो वहां से बाहर आ गए। बाहर आकर उसने उस बड़े से घर को देखा। इस 2 मंजिले शानदार घर को वो कैसे जाने दे सकती है? उसके चाचा ने उससे कहा, जितना हम समझते थे ये लड़की उससे ज़्यादा चालाक निकली। अब क्या करोगी तुम? ये क्या सोचती है कि मुझे वहाँ कुछ पता नहीं चलता? इसे ये नहीं पता जिसके पीछे मैं पड़ जाती हूँ उसे छोड़ती नहीं, छोड़ ही देती हूँ, जैसे उस धैर्य को छोड़ा है। मैंने उसे इतना प्यार किया पर उसे सिर्फ अनीसा ही दिखती है। उसने अनीसा के कारण मुझे डांटा और उससे दूर रहने को कहा। यही क्या कम था? उस पर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, उसके कारण तुम बच गई हो। मैंने उसी दिन सोचा कि इस धैर्य को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे छोड़ा था, आज दुनिया ही छोड़ गया। उसने हंसते हुए कार में बैठते हुए कहा। क्या ये तुम्हारा काम है? चाचा ने पूछा। चाचा दिशा की बात सुनकर सन्न रह गए थे। उन्हें लगा ही नहीं था कि दिशा ऐसा भी कुछ कर सकती है। जब तरुण को पता चलेगा कि अनीसा धैर्य की विधवा बनकर जिंदगी जीना चाहती है तो वो क्या करेगा? क्या सच में धैर्य मर गया है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।